अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एपिसोड 5 के साथ आज हाजिर हैं एक बार फिर सैटरडे नाइट 8 PM सऊदी अरेबिया। प्रोग्राम का नाम है टेक ऑन लाइफ लाइफ विद जोजी डी। जैसा कि मैंने कहा आज हमारा 5वां एपिसोड है, तो शुरू करते हैं इसको। अल्लाह के फजल करम से 2/3 रमज़ान गुजर चुका है। सऊदी अरब में 21 रोज़े और पाकिस्तान में ग़ालिबन 20 रोज़े गुजर चुके हैं। तकरीबन 2/3 रमज़ान गुज़र चुका है और उम्मीद रखता हूँ कि आप सबका रमज़ान बहुत बेहतर गुज़र रहा होगा और अल्लाह ताला ने आपको इन मुश्किल वक्त औकात में अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं। तो ऑन अ लाइटर नोट शुरू करते हैं प्रोग्राम को। हमेशा जैसे हम लोग मुख्तलिफ सेगमेंट्स शेयर करते हैं, कभी किचन क्लिनिक से आपको थोड़ी सी टिप्स देते हैं, कभी शेर व शायरी करते हैं। लास्ट वीक अरहम मेरा बेटा आया था, उसने आके एक छोटा सा कॉन्टेस्ट किया था। उसने एक सवाल पूछा था और उस सवाल का जवाब सबसे पहले मेरे दोस्त हैं आतिफ अली, जो कि इस वक्त भी ऑनलाइन है, इन्होंने सही जवाब दिया था। और दूसरा सही जवाब दिया था इमरान वहाब ने। इमरान भी मेरा एक दोस्त है, शिकागो में होता। तो कंग्रेचुलेशंस फॉर विनिंग प्राइज़। विनिंग प्राइज़ जो मर्ज़ी आप चाहें, कॉफ़ी भी हो सकती है या बैठेंगे गपशप करेंगे। तो जस्ट टू नो दैट यू गाइस आर विनर। इमरान वहाब और आतिफ लास्ट सेशन के विनर हैं। हमने एक सवाल पूछा था और आतिफ भाई ने और इमरान ने उस सवाल का सही जवाब दिया था। उसके बाद अरम ने इस हफ्ते के लिए भी एक और सवाल पूछा था और वो सवाल ये था कि अपार्ट फ्रॉम सर्कल ऐसी कौन सी शेप है जिसकी साइड्स नहीं होती या जिसके अंदर कोई एंगल नहीं होता। तो उसका जवाब है सही, बिलाल ने दिया था। उसका जवाब है ओवल। सर्कल के अलावा ओवल एक दूसरी ऐसी शेप होती है जिसके अंदर कोई साइड्स या एंगल नहीं होते। तो हाँ, आतिफ भाई का मैसेज आया कि कल बैठना था। जी हमारा बिल्कुल प्रोग्राम बना था कि कोविड के अंदर कल हम यार दोस्त फ्राइडे को इकट्ठे होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बस वो नींद पूरी करने के चक्कर में प्रोग्राम बन नहीं सका। डेफिनेटली बनाएंगे। खैर अगला जुमा तो मेरा ख्याल है जुमातुल विदा होगा, उस पर भी शायद पॉसिबल ना हो सके कि इकट्ठे हों, लेकिन डेफिनेटली कोविड में किसी एक दिन, क्योंकि आजकल तो तमाम दिन जो है वो सारे एक ही जैसे हैं, क्या फ्राइडे क्या सैटरडे तो क्या संडे। 2 बजे ऑफिस ऑफ होता है, उसके बाद दफ्तारी 6 बजे होती है, 4 घंटे का टाइम होता है। 5 बजे तक लॉकडाउन में नरमी है, तो 2 बजे से लेकर 5 बजे तक 3 घंटे का टाइम होता है, उसमें डेफिनेटली हैंग आउट किया जा सकता है। आतिफ भाई पूछ रहे हैं कि आज का डिस्कशन का टॉपिक क्या है। तो आतिफ भाई आज जो हम डिस्कशन करेंगे ना, उस पर मैंने थोड़ा टॉपिक ऑन अ लाइटर नोट, ऑन अ सीरियस नोट ये है कि जब भी हम कोई बात सुनते हैं या कोई आके हमें अप्रोच करता है, उस पर हमने रिएक्ट कैसे करना है, हमारा रिस्पॉन्सिव रिएक्शन किस तरह का होना चाहिए। तो उसमें हम पहुंचेंगे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले वहां जाने तक एज़ यूजुअल हम लोग जो अपना छोटा सा एक सेगमेंट शेयर करते हैं किचन क्लिनिक से या शेर व शायरी से। तो लास्ट वीक हमने किचन क्लिनिक से शेयर किया था कि चेहरे पर अगर छाइयाँ और दाग धब्बे हो तो उसके लिए आप पेस्ट बना लें पुदीने के पत्तों का और सिरके का, और उसको मुंह पे लगाएं। उससे इंशाल्लाह ताला 2 से 3 हफ्ते के अंदर आपके छाइयाँ और दाग धब्बे चेहरे के ख़त्म हो जाएंगे। पता नहीं किसी ने ट्राई किया कि नहीं किया। मैंने तो ज़ाती तौर पर ट्राई नहीं किया, क्योंकि अल्लाह का फजल है, हुस्न ही इतना है, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ना कोई दाग है ना कोई छाइयाँ हैं। नॉक ऑन वुड, अल्लाह ताला रमज़ान के इस बाबरकत महीने में ये हुस्न कायम रखे और ज़रूरत ना पड़े मुंह पे पुदीने और सिरके का पेस्ट लगाने का। लेकिन अगर किसी को ज़रूरत महसूस होती है, उनके चेहरे पर छाइयाँ और दाग धब्बे हैं, तो वो पुदीने का और सिरके का पेस्ट लगा के मुंह पे लगाएं, इंशाल्लाह ताला ज़रूर अफाका होगा। तो उसी तरह से ब्यूटी टिप्स को आगे लेके चलते हुए आज हम एक और ब्यूटी टिप शेयर करेंगे कि भाई आपके बालों को मजबूत बनाने के लिए, ये देखें आप, अल्लाह ताला का करम है कि लगभग 40 साल की उम्र होने वाली है, लेकिन अल्लाह ताला ने सर के ऊपर जो है वो बालों का साया कायम रखा हुआ है। तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल भी ऐसे ही खूबसूरत और मज़बूत और घने और लंबे हों, तो उनके लिए आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि मेथी के बीज 100 ग्राम और पानी 1 लीटर, 1 लीटर पानी के अंदर आपने मेथी के बीज को बारीक पीस लेना है और उसे पानी में मिला लेना है। आप उस पानी से फिर अपना सर धोएं, तो इंशाल्लाह उससे सिकरी और खुश्की भी दूर हो जाएगी और बाल लंबे और मज़बूत होंगे और गिरना भी बंद हो जाएंगे। इंतहाई सिंपल सा नुस्खा है कि अगर आपको लगता है कि आपके बाल कमज़ोर हैं, सर में खुश्की है
और बाल गिरते हैं, तो उसके लिए आपने करना ये है कि आपने अपना मेथी के दाने लेने हैं, मेथी के बीज 100 ग्राम, उनको पीस लेना है, उनका पाउडर सफ़ूफ बना लेना है, और फिर उसको आपने 1 लीटर पानी के अंदर मिला के उससे बाल धो लेने हैं। तो ये सिंपल सा आपका आज का टिप हो गया, हेल्थ टिप। ये किचन में आमतौर पे चीज़ें मौजूद होती हैं, आपके पुदीने के पत्ते हो गए या मेथी का पानी हो गया, ये सारी चीज़ें नॉर्मली किचन में मौजूद होती हैं। तो किचन क्लिनिक के बाद यार मैं ना अपनी पुरानी शेर व शायरी की किताबें काफ़ी कलेक्शन में रखी हुई हैं, उसमें से एक ये भी थी, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। ये मजमूआ कलाम है, इंतखाब किया किसी अरशद मलिक ने। उसके अंदर मोहसिन नकवी एक बहुत अच्छे शायर हैं, उनकी एक गज़ल थी, मेरी नज़रों से गुजरी नज़म, तो मैंने कहा यार आप लोगों से शेयर कर लूँ, मुझे बहुत पसंद है मोहसिन नकवी की। तो मोहसिन नकवी कहता है कि बिछड़ के मुझसे कभी तूने ये भी सोचा है, अधूरा चांद कितना उदास लगता है। ये वसल का लम्हा है रायगा न समझ, कि इसके बाद वही दूरियों का सहरा है। कुछ और देर ना झड़ना उदासियों के शजर, किसे खबर तेरे साये में कौन बैठा है। हेलो आया है खौला दुरानी की तरफ से। खौला वेलकम, आप आ गई हैं। हम लोग बाल गिरने के लिए हमने एक टिप शेयर की थी, उसको आप देख लें। अभी हम लोग हैं सेगमेंट में, हमारी शेर व शायरी में मोहसिन नकवी की नज़म पढ़ रहे हैं कि बिछड़ के मुझसे कभी तूने ये भी सोचा है। जैसे ही मैंने बिछड़ने वाली मोहसिन नकवी की गज़ल शुरू की, मेरी बेगम ऑनलाइन आ गई देखने के लिए कि बिछड़ के कभी मुझसे तूने ये भी सोचा है, अधूरा चांद कितना उदास लगता है। ये ख़त्म वसल का लम्हा है रायगा न समझ, कि इसके बाद वही दूरियों का सहरा है। कुछ और देर न झड़ना उदासियों के शजर, किसे खबर तेरे साये में कौन बैठा है। ये रख रखाव मोहब्बत सिखा गई उसको, वो रूठ कर भी मुझे मुस्कुरा के मिलता है। कुछ इस कदर भी तो आसान नहीं है इश्क तेरा, कुछ इस कदर भी तो आसान नहीं है इश्क तेरा। ये जहर दिल में उतर कर ही रास आता है। नहीं अकेले पाकिस्तान नहीं जाना भाईजान, टेंशन ना लें आप। अच्छा, ये जो है ना, मैं तुझको पाके कभी खोया हुआ सा रहता हूँ, मैं तुझको पाके भी खोया हुआ सा रहता हूँ। कभी कभी तू मुझे ठीक से तूने समझा है। उसके बाद आपका बस सिर्फ ऑनलाइन ही है। जी ऑनलाइन ही चलता है, क्या करें। इसे गवा के मैं ज़िंदा हूँ उस तरह मोहसिन, कि जैसे तेज़ हवा में चिराग जलता है। मोहसिन नकवी की थी ये, अच्छी लगी मुझे यार कि बिछड़ के मुझसे कभी तूने ये भी सोचा है, अधूरा चांद कितना उदास लगता है। तो कोई इसका सयाक नहीं है, कोई सबक नहीं है, किसी को सुनाने के लिए नहीं है। शेर व शायरी की किताब में बस एक नज़म थी, पसंद आई, सुना दी। तो वो ख़वातीन, स्पेशली मेरी बेगम और मेरी बहन थोड़ा लेट ऑनलाइन आए हैं। आज हमने नुस्खा शेयर किया था किचन क्लिनिक से बालों के लिए कि अगर आपके बाल गिरते हों, सर में खुश्की हो, याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा है। एक खौला ने कहा है कि अच्छा, मेरी बेगम कह रही है कि 12 साल हो गए हैं, खोया खोया ही देख रही हूँ। भाई देखो, इसी में ना उसने कहा है ना कि कहाँ गया यार, तो मैंने वो टैब भी निकाल दिया बीच में से। उसने कहा ना कि मैं तुझको पा के भी खोया हुआ सा रहता हूँ, कभी कभी तो मुझे ठीक तूने समझा है। सिर्फ तूने ही तो समझा है इन 12 सालों में, और किसी ने समझा नहीं है। तो खैर, बालों के लिए हमने टिप शेयर की थी कि यार मेथी के दाने जो है ना, मेथी के बीज 100 ग्राम मेथी के बीज लेके उसका सफ़ूफ बना लें और उसको 1 लीटर पानी में भिगो दें। फिर उस पानी के साथ जो है ना आप अपने बाल धोएं, तो इंशाअल्लाह ताला बालों से खुश्की भी गायब हो जाएगी और बाल मज़बूत भी होंगे और बाल लंबे भी हो जाएंगे। तो ये वैसे कोई राज है नहीं। मेरी बहन जो है ना वो आके कमेंट कर रही है कि ज़ीनत तो 12 सालों में ये राज नहीं जान पाई। ऐसा कोई राज है नहीं। वैसे इसी की एक नज़म है, मेरे ख्याल है मुनीर न्याज़ी की है कि गुमसुम हुआ आवाज़ का दरिया था जो एक शख्स, पत्थर भी नहीं अब वो सितारा था जो एक शख्स। वो नेक्स्ट टाइम जो है ना मैं ढूंढ के रखूँगा पूरी, मुझे बहुत शदीद पसंद है। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे हम मुनीर न्याज़ी की वो वाली पढ़ेंगे कि गुमसुम हुआ आवाज़ का दरिया था जो एक शख्स,
पत्थर भी नहीं अब वो सितारा था जो एक शख्स। तो ये शेर आज हकीम साहब बन गए। अच्छा, तो खैर हमारा किचन क्लीनिंग भी हो गया और हमारी शेर व शायरी भी हो गई। और आज हम वक्त का पास रखेंगे क्योंकि ताक रातें चल रही हैं। और वैसे ताक रातों से याद आया, कल सऊदी अरब में 21वीं की रात थी और अल्लाह ताला के फजल करम से कल मक्का में बारिश भी हुई है। तो बहुत सारे दोस्त अहबाब वगैरह मैसेजेस कर रहे थे कि यार देखो ताक रात है, बबरकत रात है और अल्लाह ताला ने रहमत बरसाई है। तो हो सकता है वल्लाहु अलम लैलतुल क़द्र के काफ़ी चांसेस हैं, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि आखिरी अशरी की किसी ताक रात में होगी और फिर ऊपर से बारिश का बरसना, रहमत का बरसना मक्का में। तो लोग उसको उससे रिलेट कर रहे थे कि यार हो सकता है कल हो। तो अच्छा टाइम है भाइयों, रमज़ान के आखिरी दिन चल रहे हैं, ताक रातें आ रही हैं। अपनी 23वीं की रात थी, मेरी बेगम ने करेक्ट किया, आतिफ भाई ने भी फ़ौरन करेक्ट किया। सॉरी टू से, मैं भाई अपने इस्लामिक कैलेंडर पे अप टू डेट नहीं रहता, लेकिन बहरहाल ताक रात तो थी, 21वीं की हो कि 23वीं की हो, ताक रात थी कल रात। और कल मक्का में बारिश हुई है। भाईजान करेक्ट कर दिया है, 21वीं की नहीं थी, 23वीं की रात थी, ताक रात थी और मक्का में बारिश हुई है। तो लोग इसको समझ रहे हैं कि दीज आर साइंस फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ताक रात है और वो रहमत बरसा रहा है और बारिश हुई है। तो हम सबको चाहिए कि हम इबादत करें। आज 24वीं है। वैसे इबादत तो रमज़ान की हर रात में करनी चाहिए, बल्कि रमज़ान तो क्या वैसे भी हर रात में करनी चाहिए, लेकिन चले रमज़ान में एक हाईलाइटेड इवेंट होता है। तो हम लोगों को अल्लाह ताला ने मौका दिया सबको कि भाई आजकल स्पेशली वैसे देखा जाए तो ये जिस तरह से हम लोग घर में बंद हुए हुए हैं और ऑफ़िस की रूटीन भी इतनी ज़्यादा सख्त नहीं है, तो उसमें अल्लाह ताला ने सबको मौका दिया है कि हम आराम से इन रातों को इबादत के लिए इस्तेमाल करें, क़यामुल लैल करें और जितनी ज़्यादा अल्लाह ताला से अपने लिए, अपने अहबाब के लिए, दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए और सब लोगों के लिए मग़फ़िरत और रहमत तलब करें अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला का फ़ज़ल अकबर जो है वो मांगें। तो भाइयों ऐसा है कि अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसा कि आतिफ भाई ने पूछा था कि यार आज का टॉपिक क्या है, तो आज का टॉपिक जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। महबूब भाई कहाँ हैं? वैसे इसी ने सही पूछा। महबूब भाई मेरा ख्याल है वो रमज़ान में इन वाहियात खुराफात में नहीं पढ़ते, वो आके जो ना फजूल वो कहते हैं क्या किसी को देखना, वो सिर्फ उर्तुगुल देखते हैं। उर्तुगुल में ऑनलाइन जाते हैं और वो क्या नाम है खातून का, बीबी हलीमा है कि कौन है, जिसको पाकिस्तानी आजकल इस्लाम सिखाने में लगे हुए हैं। वैसे सारा पाकिस्तान जो है ना बेचारी के पीछे पड़ गया। अच्छी बोली एक्ट्रेस थी वो, उसने एक ड्रामा किया उर्तुगुल, और ये आजकल नहीं किया उसने, मेरा ख्याल को 6-7 साल पहले उसने किया था उर्तुगुल। उसने किया उर्तुगुल के अंदर जो है ना वो बनी कोई दीनी खातून। उसके बाद ड्रामा ख़त्म हो गया, पहला सीज़न, दूसरा सीज़न, 6 सीज़न उसके चल गए, ऑनलाइन चले गए। 6 सीज़न ड्रामे के ऑनलाइन चले गए। उसके बाद पाकिस्तानियों को कहीं से ख्याल आया कि यार हम लोगों को उर्तुगुल देखना चाहिए। उन्होंने लगाया पहला सीज़न, जो मेरा ख्याल है 2005 या 6 वगैरह में कहीं आया था, को 10-12 साल पहले। उसके अंदर पाकिस्तानियों ने देखा तो बिल्कुल सही फरमाया कि वो तुर्की हैं और हम टर्की हैं। हमारी कौम ने मतलब ये छोड़ दिया कि उर्तुगुल को देखने का मकसद क्या है। उर्तुगुल में हम लोगों ने ये नहीं देखना कि भाई हमें ये दिखा रहे हैं कि हम लोग, जैसे इलामा इकबाल कहते हैं ना कि कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था कि जिसका है टूटा हुआ तारा। बजाय ये देखने के कि यार हम लोग एज ए मुस्लिम कहाँ से आए हैं और किस तरह से हम लोगों की पीछे बैकग्राउंड थी और हमारी खिलाफत थी और पूरी दुनिया पे हम लोगों का होल्ड था, तो वो नहीं देखा हमने। हमने सिर्फ ये देखा कि उर्तुगुल के अंदर एक बाजी थी, तो बाजी हलीमा का कोई कैरेक्टर है, असल में पता नहीं वो एक्ट्रेस का क्या नाम है, वो एक्ट्रेस है यार, उसने एक रोल किया। उसने वो ड्रामा करने, वो रोल करने के 6-7 साल बाद कहीं हाल में कोई अपने इंस्टाग्राम पे पिक्चर लगा दी, तो सारी पाकिस्तानी आवाम जो है ना वो तो शुरू हो गई। अच्छा, मैं इसी पे एक शो देख रहा था, तो एक भाई जो है ना वो उसको बड़े प्यार से मज़हब समझा रहा था ट्विटर के अंदर ही, वो उसके इंस्टाग्राम पोस्ट के ऊपर ही, कि अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है, आप मुसलमानों की लीडर हैं और ये है वो है। तो हाँ, ये है हमारी कौम। ख़वातीन जो हैं वो उर्तुगुल के लिए देखती हैं और मर्द जो है वो हलीमा के लिए देखते हैं। बस अल्लाह ताला ने ये हमने नहीं देखना कि हमारा जो है कोई खिलाफत राशिदा थी, खिलाफत उस्मानिया थी, या हम लोगों का होल्ड था पूरी दुनिया के ऊपर। हमारी जो है अल्लाह भला करे ईरान से लेके मोरक्को तक हमारी सल्तनत फैली हुई थी, और वो क्या वजूहात थी जिन वजह से हमारी सल्तनत फैली हुई थी। नहीं, हम लोग देखते हैं ड्रामे में उर्तुगुल है और ड्रामे में हलीमा है, बस। ये पहले भी तो हुआ था ना कुछ अर्सा पहले, तुर्की का एक और ड्रामा आया था वो प्यार मोहब्बत वाला,
उसके अंदर भी वो मेरा एक दोस्त है, वो फ़िलहाल ऑनलाइन आया नहीं है, वो बड़े शौक से देखता था। मन्नत या पता नहीं कौन थी वो, तो किसी ने नहीं, आतिफ भाई ने शेयर किया है कि ये अवाम, वो तुर्की अवाम है, हम टर्की अवाम है, इसलिए तुर्की और टर्की भाई भाई है। तो अच्छा है, तुर्की वाले ड्रामे बनाते रहते हैं और हम अपने ड्रामे हैं उनके देखते रहते हैं। ये मुझे बड़ा पसंद आया आज का कॉल, कि वो तुर्की अवाम है और हम टर्की अवाम हैं। खैर नंदलेस, हम लोग थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो गए थे। अब ये तमाम इश्क ममनून, मेरा ख्याल है कोई पहले उनका पुराना ड्रामा था जिसके अंदर दो और कैरेक्टर थे, हयात और पता नहीं क्या। वो मेरा दोस्त है हमाद, बल्कि शायद ऑनलाइन आया तो वो करेक्शन कर दे। वो देखा करता था और वो बड़ा दीवाना था उसमें। वो लड़की थी, हयात थी, पता नहीं कौन थी, और वो भी तुर्की के एक्टर थे। ज़ाहिर अल्लाह ताला ने तुर्की के लोगों को हुस्न तो दिया, खूबसूरत तो होते हैं, और हमारे पाकिस्तानी लोग तो वैसे ही गोरे रंग पे मर जाते हैं। जहाँ गोरी लड़की देखी जाए, वो तुर्की की हो चाहे वो उज़्बेकिस्तान की हो, जहाँ हो, बस वो उसी को ही जो है ना वो खूबसूरत हसीन परी समझ लेते हैं और उसके पीछे दीवाने हो जाते हैं। वैसे इसी उर्तुगल से याद आया, मैं जैसे ये लोगों ने मजाक बनाया, मैं पोस्टें चल रही हैं तो नून लीग की बहुत ही मशहूर हैं, कोई फॉलोअर हैं, उन्होंने कहा था कि उनको उर्तुगल देखने के बाद ना मरियम बीबी की याद आ गई, कि मरियम नवाज़ का कैरेक्टर भी है ना बिल्कुल उर्तुगल की तरह है। जिस तरह से उर्तुगल ने इस्लाम में और लोगों को उठाया और खिलाफत का जज्बा जगाया और सबको ठीक किया, उसी तरह से मरियम नवाज़ शरीफ ने जो है ना बिखरे हुए और भटके हुए पाकिस्तान को दोबारा एक इस्लामिक लीडर दिया। तो बहरहाल जो उर्तुगल देख रहा है गुड फॉर यू, जो उर्तुगल नहीं देख रहा ऑल्सो हिना भट्ट, हाँ नून लीग की हिना भट्ट साहिबा हैं। हिना भट्ट साहिबा ने कहा है कि ड्रामा असलियत उर्तुगल देखने के बाद उन्हें मरियम नवाज़ की याद आती है, कि मरियम नवाज़ भी जो है ना बिल्कुल इसी तरह से पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तानी अवाम को जोश दिला रही हैं। तो किसी ने फिर जवाब में कहा था कि बिल्कुल उनमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि मरियम साहबा ने कैलिबरी फ़ॉन्ट ईजाद किया था और उर्तुगल ने कोई फ़ॉन्ट शॉन्ट ईजाद नहीं किया था। तो बहरहाल किसी दिन सियासत पे भी बात करेंगे खुल के, आज का टॉपिक सियासत के लिए नहीं है। किसी दिन बात करेंगे पाकिस्तान के करंट हालात क्या हैं और इसका ज़िम्मेदार कौन है, और 72 साल की जो वांट्स टू बी इन योर वीडियो। अच्छा, ये पहली दफ़ा कोई आया है कि किसी ने मुझे कहा है कि मेरी वीडियो में आना चाहते हैं, तो मैं अप्रूव कर रहा हूँ उनको। एक है, मैं अंकल ऐड हो रहे हैं, तो अच्छा चलो एक से दो लोग हो जाएंगे तो बात होगी। अभी एडिंग एडिंग ऊपर ब्लिंक हो रहा है, मेरा भी फर्स्ट टाइम है, पहली दफ़ा किसी को ऐड किया। अंकल ने कहा मैंने वीडियो में ऐड होना, मैंने कहा जी आप ऐड हो जाएं। मेरा ख्याल है अंकल जो है ना अपने उर्तुगुल के जज्बात लेके आ रहे होंगे। अभी तक वो खैर ऊपर फ्लैशिंग फ्लैशिंग एडिंग कर रहा है, जब एडिंग हो जाएगी तो अंकल ऐड हो जाएंगे, अंकल से हम बात शुरू करेंगे। द गेस्ट डिक्लाइंड द लाइव वीडियो। अच्छा, अंकल को एहसास हुआ कि शायद ये वीडियो है, अंकल पहले समझ रहे हैं ऑडियो है, या हो सकता है अंकल ने गलती से उर्तुगुल के जज्बात में आके बटन दबा दिया हो। तो नंदलेस, अच्छा इसमें ना एक ऑप्शन, खैर मुझे अभी एहसास हुआ, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा कोई प्रो नहीं हूँ इस मसले में, मुझे भी एहसास हुआ है कि अगर कोई लाइव फीड ज्वाइन करना चाहे तो वो कर सकता है। आप ना आके यहाँ पे परमिशन लें और आ जाएं, तो एक से दो बंदे हो जाएंगे। तो किसी ने अगर अपने पुर्तगाली जज्बात का इजहार करना है या अपने वैसे ही कोई पॉइंट वगैरह शेयर करना है, डिस्कशन में शामिल होना, तो मोस्ट वेलकम, आप आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो नंदलेस, अच्छा हम अपने शेर व शायरी और उर्दू और उसको पीछे छोड़ के आगे चलेंगे। आज के टॉपिक पे हम बात करेंगे, और आज का टॉपिक जो है मैं वैसे एक बात करना चाह रहा था अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जैसे कि प्रोग्राम कहता है कि टेक ऑन लाइफ, तो मेरा टेक ऑन लाइफ जो है ना इस मामले में, वो है रिस्पॉन्सिवनेस के हवाले से, कि अगर स्पेशली, और मैं इसको महदूद रखूंगा फिलहाल बच्चों तक। वैसे तो रिस्पॉन्सिवनेस हर किसी के हवाले से हो सकती है, कि भाई आपकी बेगम ने आपको कुछ कहा तो आप कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, या आपके बॉस ने कुछ कहा, या कुलीग्स ने कुछ कहा, या यारों दोस्तों ने कहा, तो आप उस पर कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। वो फिर एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, और आधे घंटे में उसको कवर करना कोई इतना ईजी नहीं होगा। लेकिन फिलहाल मैं इसको रखूंगा सिर्फ बच्चों की हद तक, क्योंकि ऑब्वियसली फिलहाल मेरी ऑडियंस भी थोड़ी क्या कहते हैं, लिमिटेड है। यार दोस्त ही इसमें आते हैं, और मोस्टली यार दोस्त वही हैं जो उम्र के इस हिस्से में हैं जिनके बच्चे हैं, और बच्चे अब उनके एडोलेसेंस में दाखिल हो रहे हैं। तो एक चीज़ जो मैं शेयर करना चाहूँगा अपना पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के साथ, वो ये है कि जब कभी भी आपका बच्चा आपको आके कोई बात बताए ना, आपने कभी भी फौरन उस चीज़ पे रिएक्ट नहीं करना। अब चाहे वो चीज़ जितनी ही अच्छी क्यों ना हो, या जितनी स्पेशली वो नेगेटिव क्यों ना हो। बच्चा आपको अगर आके कहता है कि बाबा मैं वहाँ पे खेल रहा था और मुझसे बॉल लग गई और वो शीशा टूट गया, तो आपने फौरन जो है ना वो उस पे
रिस्पॉन्स नहीं करना, फौरन उसको डांटने नहीं लग जाना। या बच्चा आके आपसे कहता है कि भाई मैं प्ले स्टेशन खेल रहा था, तो वट एवर मिस हो गया, कुछ भी हो गया, या आपने अपने बच्चों के पास मोबाइल वगैरह भी हैं, आपने देख लिया कि भाई आपका बच्चा अपने मोबाइल में अपने किसी दोस्त से बात कर रहा है और उसकी टोन या उसका लहजा या उसकी चैट कोई ऐसी नहीं है जो आप पर्सनली उसको अप्रूव करें, या मतलब आपको लगता है कि अरे गलत ट्रैक पे जा रहा है, तो फौरन से जो है ना आपने एग्रेसिव होकर रिएक्ट नहीं करना। अब उसका रीजन क्या है मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बच्चों को कुछ ना कहें, आप बच्चे को डील करें, टैकल करें, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने फौरन फौरन जो है ना, स्पेशली नेगेटिव मामलात में आपने जो है ना फौरन एग्रेसिव नहीं होगा। क्योंकि अगर आप एग्रेसिव हो जाएंगे ना, तो उससे दो नुकसानात होंगे, और वो दो नुकसानात ताहयात उस बच्चे के साथ रहेंगे। नुकसान नंबर एक ये होगा कि वो बच्चा जो है ना जिंदगी भर फिर आपको कोई बात बताने से, स्पेशली नेगेटिव बात बताने से डरेगा, खौफ खाएगा। उसके जहन में होगा कि यार मैं पापा को या मामा को जाके कोई बात बताता हूँ और मामा को बात अच्छी नहीं लगती या कोई गलत बात है, तो उसमें पापा या मामा मुझे फौरन डांटने लग जाते हैं और फिर मतलब मेरा ही कसूर होता है और मेरी ही बेइज्जती हो जाती है। ये आतिफ भाई ने बहुत ही प्यारा वर्ड यूज किया है कि आपको रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना। और अगर आप उस पर गुस्सा करेंगे ना और अग्रेसिव हो जाएंगे, तो दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि वो आइंदा जिंदगी भर जो है ना वो गलत चीज अगर वो कर भी रहा होगा ना, तो वो गलत चीज नहीं छोड़ेगा। वो ये देखेगा कि इस गलत चीज को मैंने मामा पापा से छुपाना कैसे है। वो ये नहीं कहेगा कि मैंने मतलब ये चीज नहीं करनी, वो ये देखेगा कि मैंने ये चीज मामा बाबा से छुपानी कैसे है। तो अब वो एक गलती के बजाय दो गलतियां कर रहा होगा। पहली गलती वो ये कर रहा होगा कि वो जो गलत अमल है वो कर रहा होगा, और दूसरी गलती ये कर रहा होगा कि वो अबव एंड बियॉन्ड जाके आपको उससे छुपाना शुरू कर देगा। तो आप ये फॉलो ने बिल्कुल सही कहा, ऑलवेज स्पेंड टाइम विद योर चिल्ड्रन। कोई चीज आपने देख लिया, जैसे मेरे लड़के हैं 12-13 के हो रहे हैं और ऑब्वियसली एडोलेसेंस में दाखिल हो रहे हैं, लड़कों से बात करने का, उनको ट्रीट करने का एक बिहेवियर डिफरेंट होता है। और स्पेशली माएँ जो है ना वो अपने बच्चों को देखती हैं हमेशा मेरा नन्ना काका, मेरा मुन्ना की वजह से। अब बच्चा चाहे 20 का हो जाए, 22 का हो जाए, 26 का हो जाए, उन्हें लगता है कि ये मेरा वो छोटा गोद में बैठा हुआ नन्ना काकू ही है। तो अगर वो उसको देख लें कि यार वो, और कोई मतलब कोई बहुत ज्यादा गलत बात भी नहीं, मैं नहीं कह रहा कि तौबा नौजुबिल्ला वो कोई गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हो या कुछ कर रहा हो, वो यारों दोस्तों में अगर ऐसे ही कर रहा हो ना, अबे चल बाहर चलते हैं, या अबे आजा, या ओए तू क्या कर रहा है, तो माओ को मतलब अचानक से वो शौक होता है और पैराफिनेलिया होता है कि मेरा बच्चा को बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है या पता नहीं कहाँ पहुंच गया है और गुंडा बन गया और बदमाश बन गया है, तो उसको ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो मामा जो है ना उसको बुला के उसकी धुनाई कर देती है कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए आपको। आप ये देखें, बच्चे पे नजर पूरी पूरी रखें। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप बच्चे को जो है वो छोड़ दें। हाँ, वैसे खौला ने ये भी एक बहुत वैलिड पॉइंट निकाला है कि मोस्टली ये अप्रोच जो है ना ये हम एशियन में, मदर्स नहीं कहूंगा मैं, एशियन पेरेंट्स कहूंगा, ये हम एशियन पेरेंट्स में होते हैं कि भाई बच्चे को कुछ गलत करता देख लिया तो फौरन उस पर चढ़ाई कर दो। मैं जाती तौर पे एज इट सेज टेक ऑन लाइफ, मेरी टेक ये है कि भाई अगर बच्चा कुछ गलत, जेन्युइन गलत भी कर रहा है ना, तो आप उसके साथ बैठें, उसके साथ रीजन करें, उससे बात करें, एंड ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड कि यार ये चीज अगर ये गलत है तो ये क्यों गलत है। क्योंकि जब वो उस चीज को समझेगा ना कि ये चीज गलत है, तो फिर उसको ये पता लगेगा कि अच्छा यार मैंने गलत हरकत नहीं करनी। वरना अगर आप उसके ऊपर चढ़ाई कर दौड़ेंगे और उसको डांटना शुरू कर देंगे, उसको ब्लेम करना शुरू कर देंगे कि तुम ये इसलिए करते हो क्योंकि तुम वीडियो गेम्स देखते हो, तुम ये इसलिए करते हो क्योंकि तुम सारा दिन यूट्यूब देखते रहते हो, तुम इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हारे दोस्त गंदे हैं, तो फिर कल को रिएक्टिवली आपके रिएक्शन में ना, एवरी एक्शन हैज एन इक्विवेलेंट एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आपके एग्रेसिव रिएक्शन में वो फिर ये करेगा कि यार मैं फिर जो कर रहा हूँ वो करूँ, लेकिन मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि फिर मेरे अम्मी और अब्बू को पता ना चले। और मैं आपको इसकी लाइव मिसाल देता हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव थे, ऐसा कुछ नहीं था। मेरे पेरेंट्स ने, मेरे फादर ने हमेशा मतलब अगर मेरी को गलत हरकत पकड़ी भी है, तो उन्होंने हमेशा आके मतलब प्यार से मुझे समझाया है, प्यार से बात की है। या उसके अलावा उन्होंने एक जो बहुत अच्छी चीज मुझे लगी और एज ए पेरेंट मैंने भी देखी है ना, वो ये है कि आप बहुत सारी चीजों को ना आप फेस समझ के इग्नोर कर दो। जरूरी नहीं है कि आप अपने बच्चे की हर चीज पे, हर एक्शन पे रिएक्ट करो। आपने देखा कि जी आपका बच्चा जो है ना, ए इमरान वेलकम यार, तो जरूरी नहीं है कि आप हर चीज पे, उसके हर एक्शन पे या उसकी हर चीज पे आप रिएक्ट करो। आप थोड़ा सा उसको ना थोड़ी सी ढील दो, थोड़ा सा देखो उसको। हो सकता है एक फेज हो यार, लड़कों पे, लड़कियों पे, बच्चों पे, एडोलेसेंस पे, ग्रोथ के टाइम पे मुख्तलिफ फेज आते रहते हैं। और एक फेज आता है बच्चे को 2-4 दिन वो चीज अच्छी लगती है, 2-4 दिन वो लफ्ज कहना अच्छा लगता है,
4-5 दिन बाद वो उस फेज से ग्रो आउट हो जाता है, वो किसी और तरफ चला जाता है। तो आप बिला वजह की अपनी ऐसी एनर्जी और बिला वजह का वो सारा उस पे जाया नहीं करो। तो रिएक्ट करने के बजाय आपको पता चल गया कि आपका बच्चा जो है वो यहाँ से स्कूल जाता है, वहां पे यारों दोस्तों के साथ बैठ के यकियां करता है, तो थोड़ा सा ना, हाँ, हर एज के साथ नेचुरल चेंजेस होती रहती हैं, फेजेस आते रहते हैं। तो मैंने तो अपनी जिंदगी में ये सीखा है और देखा है कि एज ए पेरेंट, और ना सिर्फ एज ए पेरेंट, एज ए पर्सन इन अथॉरिटी, ऑफिस में भी कहीं भी, आपको ना रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। जहां पे आप रिएक्टिव होना शुरू हो जाते हैं ना, तो वहां पे फिर आपके साथ जो इंटरेक्टिव लोग होते हैं, चाहे वो आपके बच्चे हों चाहे जो भी हों, वो फिर उनकी कोशिश होती है कि अच्छा यार इससे ये चीज छुपाओ, जिस हद तक मुमकिन कोशिश करके इससे छुपा सकते हो वो छुपा के रखो, ना ही इसको पता चलेगा और ना ही ये गुस्सा करेगा। तो वो इसलिए अब अगर हम बच्चे को पता हो ना कि यार मेरा कोई भी मसला हो ना, मुझे कोई बुली कर रहा है, मुझे कोई तंग कर रहा है, या मैं किसी को तंग कर रहा हूँ, या मैं किसी चीज से अनईजी हूँ, अगर बच्चे को पता हो ना कि मैं अपने मामा के पास या अपने पापा के पास जाके कोई भी दुनिया की कोई भी बात कर दूं और वो मेरी बात को समझेंगे, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे, मेरे साथ रीजन करेंगे, मेरे साथ लॉजिक करेंगे, तो फिर आई कैन गारंटी आपको बच्चा कोई से कोई बड़ी से बड़ी बात आके इजीली बता देगा। अब हमारे फॉलो ने पॉइंट आउट किया था कि एशियन कल्चर्स में ऐसा होता है। अब आप ये देखो कि हमारे यहाँ एशियन एशियन कल्चर्स के अंदर बहुत सारे केसेस होते हैं, चाइल्ड मोलेस्टेशन होती है और बुलिंग होती है, सब कुछ होती है, बच्चा घर आके नहीं बताता। मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है ना वो ये भी है कि बच्चे को सबसे बड़ा डर यही होता है, वो यार मेरे बाप ने तो मेरे गले पड़ जाना, उन्होंने कहना तुम जाते क्यों थे ऐसे लड़कों के पास, तुम जाके खेलते क्यों थे वहां पे, तुम ग्राउंड में जाते क्यों थे, या तुम वीडियो गेम खेलने क्यों जाते थे। मतलब आपने ये नहीं देखना कि यार जिस वजह से हो रहा है या बच्चा किस मेंटल ट्रॉमा में चल रहा है या क्या कंडीशंस थी, आपने वो सारी की सारी चढ़ाई उस बच्चे पे कर देनी है। बच्चे को इस बात का एहसास होता है, इसीलिए वो आके बहुत सारी चीजें शेयर नहीं करते। ऑन द कॉन्ट्री, जिन घरों में जिन माशरों में ऐसा माहौल होता है कि बच्चे को कॉन्फिडेंस दिया जाता है और बच्चे को बताया जाता है कि बेटा वट एवर गोज रॉन्ग, आई विल नॉट जज यू, वी विल लुक एट वट एवर द कंडीशंस आर। ठीक है, गलती इंसान से ही होती है यार, अगर आपके बच्चे ने कुछ गलत कर भी दिया है तो दैट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अगर मेरा बच्चा, मतलब जैसे 12-13 साल की उम्र में, 12-13 साल की उम्र के बच्चे क्या गलतियां करते हैं, नई नई गालियां सीखी होती है, हमने भी 12-13 साल की उम्र में गालियां सीखी थी। अब अगर मैंने पकड़ लिया अपने बच्चे को कहीं गाली देते हुए या गालम गलौज करते हुए, तो बजाय इसके कि मैं डंडा लेके उसके ऊपर चढ़ाई कर दूं कि तुम उठते ही बैठते गंदे लड़कों में हो, तुम्हारा फ्रेंड सर्कल गंदा है, तुम गंदे, और तुम यूट्यूब देखते हो, तुमने इसलिए सीखा है, ये किया है वो किया है, तो बच्चा जो है ना फिर वो उस वक्त चुप हो जाएगा। और फिर सारी जिंदगी जो है ना उसकी कोशिश ये होगी कि यार मैं जो कर रहा हूँ ना वो मैं अपने पापा से या अपनी मामा से छुपा के रखूं। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मैं उसके साथ बैठूं और उससे रीजन करूं और लॉजिक करूं कि यार देखो बेटा, ये दिस इज एक फेज ऑफ लाइफ, ठीक है, आप बाहर, आपका इंटरेक्शन होता है लोगों से, आप मिलते हो, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, उनका अच्छा बैकग्राउंड भी होता है, बुरा बैकग्राउंड भी होता है। आपने ये देखना है कि आपने इस सोसाइटी में से क्या चीज पिकअप करनी है। नाउ इज दैट व्हाट यू वांट टू पिक अप, ये कोई अच्छी चीज तो नहीं है। आपको कैसा लगेगा अगर मामा या बाबा या घर के कोई लोग आपके साथ ऐसी लैंग्वेज यूज करें? ऑब्वियसली बुरा लगेगा। तो आप उस बच्चे के साथ बात करें एज एन अडल्ट, क्योंकि एडोलेसेंस में 12-13 साल का बच्चा जो है ना उसको आप एज एन एडल्ट ट्रीट करना शुरू करेंगे तो वो एज एन एडल्ट बिहेव करना शुरू करेगा। आप उसे अकाउंटेबिलिटी देंगे तो वो अकाउंटेबल होगा, आप उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा। आप उसे चूचू चूचू बच्चा बना के रखेंगे तो यार वो 30-30 साल के रहते हैं पाकिस्तान में, हम लोग बच्चे ही बने रहते हैं, 40-40 साल के रहते हैं हम बच्चे बने रहते हैं। सबसे बड़ा मसला हमारे यहाँ क्या होता है, 23 साल 24 साल की उम्र में बच्चे की शादी करती है, वो अपना कोई डिसीजन खुद ले ही नहीं पाता। बेगम मुझसे कहती है मैंने बाहर जाना घूमने के लिए, कहता ठहरो पहले मैं अम्मी से पूछ के आता हूँ। क्यों? क्योंकि आपने उसको एज ए एडल्ट कभी आपने उसको ट्रीट किया ही नहीं होता। आपने, अब आप पुराने वक्तों में चले जाएं या वेस्ट में चले जाएं, 13 साल 14 साल 12 साल की उम्र का बच्चा जो है, आप उसे जो है कहें कि भाई ठीक है ये इशू है, आप उसको कन्वर्सेशन में इंडल्ज करो सकें, तो आओ कलेक्टिवली बैठ के ना हम दोनों सोचते हैं कि ये जो इशू है इस इशू का हल क्या है। यू नीड टू कम अप विद योर ओन डिसीजन, ठीक है। उसके बाद भी आई विल रीजन विद यू, आई विल लॉजिक विद यू, और हम लोग एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, फिर आप उस पर चलो, अपने फैसले खुद करना सीखो, अपनी पर्सनैलिटी को खुद शेप अप करो। वरना आप बच्चे को सारी जिंदगी ब्लेम करते रहेंगे, उसकी हरकतों पर रिएक्ट करते रहेंगे, उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, वो कभी जिंदगी में फैसले नहीं कर पाएगा, उसे कुछ समझ ही नहीं आएगी, वो 40 साल का भी हो जाएगा, 42 साल का भी हो जाएगा, उससे कोई बात करेगा कि यार हमने ये करना है, कैसे करना है, तो वो कहेगा मैं ठहरो मैं मामा से पूछ के बताता हूँ, ठहरो मैं पापा से पूछ के बताता हूँ। प्रोफेशनली क्या होगा, वो किसी जॉब पे लग जाएगा, कुछ होगा, उसको कोई डिसीजन मेकिंग की चीज दी जाएगी, उससे कहा जाएगा कि भाई ये आपका डिपार्टमेंट है, लीड करो इनको, डिसीजन मेक करो।
क्योंकि उसने जिंदगी भर अपने फैसले खुद नहीं किए, उसे क्या होगा, ठहरे मैं मैनेजर से पूछ के बताता हूँ। और अगर उसने फैसला कर भी लिया तो वो सारी जिंदगी परेशान रहेगा। तो ये सारी चीजें ट्रिकल डाउन या स्टार्ट होती हैं एज ए डोमिनो इफेक्ट बिल्कुल बचपन से, जहां पे आप अपने बच्चे को कॉन्फिडेंस देते हो। आपने अपने बच्चे को कॉन्फिडेंस देना है कि बेटा, दुनिया की कोई भी गलत बात से बात हो, अब इसमें हम लोग ना आजकल चूंकि रमजान है, तो बच्चों के साथ हम लोग वो उमर सीरीज है वो देख रहे हैं। उसमें एक चीज है, हाई ब्यूटीफुल मूवी हाउ आर यू, उसमें हम लोग ये देख रहे हैं, तो उसमें ना कबीला कुरैश की एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी अरबों के कल्चर के हवाले से, कि यार ठीक है, वो चाहे एग्री नहीं करते थे आपकी रसालत से या आपकी बासत से या आपकी नबूवत से, लेकिन उसके बावजूद भी एज ए क्लैन, एज ए फैमिली, एज ए ट्राइब, उन्होंने कहा यार ये बंदा, हम इससे एग्री करें या ना करें दैट इज समथिंग सेपरेट, लेकिन हम लोग जो है ना इसके साथ खड़े रहे। अब हम उससे एग्री करते हैं या नहीं करते हैं वो बात अलग है, जो वो कह रहा है हम उसको सुनते हैं नहीं सुनते हैं, मानते हैं या नहीं मानते हैं, दैट इज टोटली समथिंग सेपरेट एंड टोटली इररेलेवेंट। बेसिक फंडामेंटल बात यह है कि हम इसके साथ खड़े हैं। तो इसी तरह से ही आपका बच्चा अगर आपके पास आता है, छोटी सी बात भी करता है कि बाबा मैं लॉन में क्रिकेट खेल रहा था, मैंने शॉट मारी और शीशा टूट गया, तो बजाय इसके कि आप उसके ऊपर चढ़ाई कर दें, 100 दफा तुम लोगों का, तुम लोग घर के अंदर खेलते रहते हो, तुम लोगों को अकल नहीं आती, गधे हो तुम लोग, जाहिल हो तुम लोग, बाहर ग्राउंड आए हो, वो नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना आपने। आपने आराम से, ठीक है गुस्सा आता है इंसान को, लेकिन बीइंग ए पेरेंट, बीइंग ए फिगर ऑफ अथॉरिटी, हमारा काम क्या है, अपने गुस्से को कंट्रोल करना। आप गुस्से को कंट्रोल करें, बच्चे के साथ बैठे और उसके साथ रीजन करें, लॉजिक करें, अच्छा बेटा आप वहां पे खेल रहे थे, तो ठीक है आपने लॉन में खेल लिया, कोई बड़ी बात नहीं है, आप ग्राउंड में नहीं गए, लेकिन क्या आपको लगता है कि आपको ग्राउंड में या लॉन में, नोइंग कि भाई छोटी जगह है, इतनी तेज शॉट खेलनी चाहिए थी, या आपको ये एक्शन करना चाहिए था? जब तक वो बच्चा खुद इस नतीजे पे नहीं पहुंचेगा ना कि यार मैंने जो किया है, जो मेरा एक्शन था, वो दैट वाज नॉट अप्रोप्रिएट, आप जिंदगी भर बाहर से उसे ला के नहीं समझा सकते। आप उसे डांट सकते हैं, मार सकते हैं, और डांट और मार का नतीजा यही होगा कि कल को वो आपसे छुपाना शुरू कर देगा। कल को उसकी कोशिश ये होगी कि मैं गलत ना करूं, उसकी कोशिश ये होगी कि मैं गलत करके पकड़ा ना जाऊं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप बच्चे को कॉन्फिडेंस दें, और उसे कहें कि ठीक है जो भी हो गया ना, शीशा टूट गया, गाड़ी टूट गई, एक्सीडेंट हो गया, नुकसान हो गया, पैसे गिर गए कहीं, तुम 1000 रुपए का नोट लेके जा रहे थे, तुम्हारी जेब से गिर गए, बजाय बच्चे पे आप चढ़ाई कर दे, तुम्हें पहले भी कहा था संभाल के रखो, मैंने तुम्हें पहले कहा था मेरे पास रखवाओ, तो मेरे पास सेफ रहेंगे, ये होगा वो होगा, ऐसे बच्चे पे चढ़ाई नहीं करनी। बच्चे पे तो क्या, किसी पे भी रिएक्टिव हो के हमने चढ़ाई नहीं करनी। हमने सुनना है, सोचना है, उसके साथ रीजन करना है, उसके साथ लॉजिक करना है कि यार देखो, अब किसी भी एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने बच्चे को दिया जी 250 रुपए या 500 रुपए का नोट दिया कि बाहर जाओ बकाले से या दुकान से चीज ले आओ, बच्चा गया, उसकी जेब से पैसे गिर गए। अब अगर तो आप ये करोगे ना कि उस पर चढ़ाई कर दोगे, आ, खुद मूडी बनाए तो उसको विद योर एक्शंस, हाँ ये भी बहुत अच्छी बात है कि आपने सबसे पहले खुद को मॉडल बनाना है अपने एक्शंस के साथ। अब अपने एक्शंस के साथ आप कैसे बनाएंगे? इसी तरह की ओपननेस जिस तरह की आप बच्चे से एक्सपेक्ट करते हो ना, वही ओपननेस आपने उस बच्चे के साथ भी रखनी है। अब जैसे अक्सर हम लोग होता है कि क्योंकि घर में छोटे मोटे फैसले कर रहे होते हैं, तो हम कोशिश ये करनी चाहिए, जो आपके बड़े बच्चे हैं ना, ये नहीं कि आप 2 साल के बच्चे से कहें कि बेटा तुम बताओ हमने क्या करना है, नहीं, जो आपके बच्चे एडोलेसेंस में आ गए हैं ना, एडोलेसेंस के अंदर जो बच्चे आपके आ गए, एडोलेसेंस एज होती है 12-13 साल की, मतलब अर्ली प्यूबर्टी जिसको कहते हैं, उस बच्चे के साथ जो है ना आप उसको एक्टिवली इन्वॉल्व करें, उस बच्चे को आप एक्टिवली अपनी डिसीजन मेकिंग पावर जो है ना उसके साथ में मिलाएं। और छोटे छोटे डिसीजन, जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े डिसीजन हो। वेकेशन कहाँ लेनी है, अब आप बच्चों से, जैसे आपके 2-3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, आप उनके साथ ओपनली डिस्कस करें कि अच्छा यार बच्चों हमारी वेकेशन आने वाली है, तो एज ए फैमिली क्या कहते हो आप लोग कहाँ जाएं? उसमें होता ही है कि बच्चों को जो है ना एक सेंस ऑफ एंगेजमेंट आती है, और फिर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, फिर ये आता है कि उनको रीजनिंग करनी आती है। अगर एक बच्चे का मूड है दुबई जाने का, आपका मूड है पाकिस्तान जाने का, एक बच्चे का मूड है तुर्की जाने का, तो आप उनके साथ डिस्कस करें, और फिर प्रोज और कॉन्स जो है ना, अपने प्रोज और कॉन्स जो हैं आप उनके डिफाइन करें, कि अच्छा यार अगर हम एक्स एंड वाई स्पॉट पे हम लोग जो है वो वेकेशन लेते हैं, तो उसके प्रोज ये हैं, उसके कॉन्स ये हैं। अब जो बच्चा वहां जाने में इंटरेस्टेड होगा, आप उसको इनकरेज करें कि वो उसके सेलिंग पॉइंट्स आपको दे, डिस्कशन में बच्चों को इन्वॉल्व करें, कभी भी किसी भी लिहाज से, चाहे वो बच्चों की हरकतें हों, उनकी खेल हो, उनकी स्टडीज हो, किसी भी चीज को ना डिस्करेज नहीं करना है, क्योंकि जहां आप बच्चे को डिस्करेज करना शुरू करेंगे ना, वहां पे बच्चा अपना कॉन्फिडेंस लूज करेगा। जहां बच्चा अपना कॉन्फिडेंस लूज करेगा ना, वहां वो फिर अपनी, क्योंकि
उसने वो चीजें रोकनी तो नहीं है। मैं भी इस स्टेज से गुजरा हूँ, मेरे व्यूअर्स भी स्टेज से गुजरे हैं, 12, 13, 14, 15, 16 साल की उम्र से। अगर आपको ये लगता है कि अम्मा अब्बा की डांट सुन के हम लोगों ने बाहर जाना छोड़ दिया था, या अम्मा अब्बा के हाथ से चित्तर खा के हमने वो गलत काम करने छोड़ दिए थे, तो आपकी ये सबसे बड़ी भूल है। दैट इज फूल्स हेवन। ऐसा जिंदगी में कभी नहीं होता। लौंडे हों, लड़कियां हों, लड़के हों, बच्चे हों, 12, 13, 14 साल के एडोलेसेंस के जो होते हैं, माँ बाप की डांट खा के जो है ना, कोई बाज आने वाला नहीं होता। भाई मैं तो आज तक बाज नहीं आया था। अभी जितने लोग ऑनलाइन है, इमरान हंस रहा है इस बात पे, यार इमरान हो गया, अली हो गया, आप लोग, कोई माँ बाप ने डांटा तो कोई बाज आया कभी? नहीं बाज आता कोई। तो इसलिए बेहतर ये है कि बच्चे को डांट के उसकी, ये इमरान बिल्कुल सही कह रहा है, जिंदा मिसाल है, हम लोग जिंदा मिसाल है। हमारे माँ बाप बचपन, बल्कि मैं आपको जनरली बताऊं, मैं और इमरान तो बचपन में इतने बिगड़े हुए होते थे कि एक दफा मैंने मुझे कहा था कि तुम इसके साथ नहीं घूमना। वो 30 साल 35 साल हो गए हम लोग आज तक इकट्ठे घूम रहे हैं। माँ बाप की डांट में आके ना कोई बच्चा नहीं सुधरता। बच्चा सुधरता किस चीज से? बच्चा सुधरता है रीजनिंग से और लॉजिक से। आप उसके साथ बैठे, जब तक वो खुद रियलाइज नहीं करेगा ना कि उसके एक्शंस क्या गलत है, तब तक उसके अंदर सुधार नहीं आएगा। हाँ, इमरान सही कह रहा है, हमारे पेरेंट्स ने तो हम दोनों के सेक्शन अलग अलग करवा दिए थे कि भाई ये दोनों आपस में रहते हैं तो ना पढ़ते हैं ना लिखते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं। तो बॉटम लाइन ये है कि बच्चे, स्पेशली बच्चे, क्योंकि उस वक्त उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग हो रही होती है, उनके जहन कच्चे होते हैं। तो बजाय इसके कि आप अपनी तरफ से अपने बच्चे की सलाह कर रहे हैं, उस पर सख्ती कर रहे हैं, और आप अपने बच्चों को गलत राह पर डाल दें कि वो ये सीख ले, ऊपर से 2 नंबरियां सीख ले। एक तो वो पहले उल्टी सीधी हरकत कर रहा, ऊपर से वो 2 नंबरियां सीख ले कि मैंने अभी इन उल्टी सीधी हरकतों को अम्मा अब्बा से छुपाना कैसे। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। आप रिएक्ट ना करें, आप रिस्पॉन्स करें। और जनरली अगर बच्चा गलती कर भी रहा है तो उसमें 2 3 बातों का ख्याल रखें। हाँ, देखा ना, ये फौरन बिल्कुल वही बात की है कि फिर उसके बाद बच्चे खौफ की वजह से बोलते भी नहीं है। फिर उसके बाद वो खुद ब खुद अपने उल्टे सीधे फैसले लेना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि यार मैं अम्मा अब्बा के साथ तो शेयर कर नहीं सकता, उनसे तो मैं बात नहीं कर सकता, उनसे बात करूंगा तो वो मुझे ही मौलूद इल्जाम ठहराएंगे, मेरे ऊपर ही चढ़ाई कर देंगे। फिर वो खुद अपने फैसले करते हैं, और अगर इन केस वो फैसला गलत निकल आए तो फिर वो और डरते हैं कि मैं जाके माँ बाप से शेयर करूंगा तो वो उल्टे चढ़ाई कर देंगे कि पहले तुमने गलती की फिर ये किया। अब ऑन द कॉन्ट्री, अगर बच्चे को यकीन होगा कि ठीक है भाई, मैंने पेरेंट्स से जो बात शेयर की है, मेरे पेरेंट्स उसमें मुझे सपोर्ट करेंगे और मुझे सही रास्ता दिखाएंगे, और इवन आफ्टर दैट अगर कोई गलती हो भी गई तो ठीक है यार, गलती होती है। गलती का मतलब ये नहीं है कि दुनिया खत्म हो गई है। गलती इज ऑलवेज अ लर्निंग कर्व। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी गलतियां की हैं, आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारी गलतियां की होंगी। अब एज ए पेरेंट जो एक गलती हम लोग करते हैं ना, वो ये करते हैं कि हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा कोई गलती ना करे, इससे पहले कि वो गलती करके कुछ सीखे मैं बीच में इंटरवीन कर दूं। नहीं यार, आपकी जिंदगी अलग थी, उसकी जिंदगी अलग है। कुछ छोटी मोटी गलतियां जो है ना, हार्मलेस मिस्टेक्स, उसको भी कर लेने दो। कुछ हार्मलेस एक्सपीरियंसेस उसको भी कर लेने दो, ताकि वो अपनी गलतियों से, अपने एक्सपीरियंसेस से, अपनी चीजों से सीखे। तो एक बात तो तय है, और इससे यूनानिमसली मेरा ख्याल है हर कोई एग्री करेगा कि कभी भी जिंदगी में किसी बच्चे ने माँ बाप की डांट और मार से तंग आके ना कोई हरकत नहीं छोड़ी। तो आप इन चीजों का ख्याल रखें। बच्चे ने अगर कोई गलती कर दी तो आप 2 3 चीजों को जहन में रखें कि एक यार, ये एक फेज ऑफ लाइफ है, ठीक है जी। 12 13 14 साल के लड़के, साइकोलॉजिकल लोग जो हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं, बड़ी बड़ी स्टडीज की हैं, वो कुछ नतीजों पे पहुंचे हैं कि इस एज में आने के बाद ना ये चीजें डेफिनेटली होंगी। आप जो मर्जी कर लें, आप अपने बच्चे को जहां मर्जी घुसा दें, जिस मर्जी माहौल में डाल दें, वो अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस के, एडोलेसेंस के जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो डेफिनेटली करेगा। वो मैंने भी किए थे, वो आपने भी किए थे, मेरे माँ बाप ने भी किए थे, मेरे बच्चे भी करेंगे और उनके आने वाले बच्चे भी करेंगे। आप उन चीजों को अवॉइड नहीं कर सकते। तो ये एग्जैक्टली यही बात है कि आप अपने बच्चे को उस लर्निंग कर्व से, उस लर्निंग एक्सपीरियंस से गुजरने दें, और कभी भी उस पर चढ़ाई ना करें। उसको इंडल्ज करें, एज एन अडल्ट उसको ट्रीट करें, उसके साथ बात करें, उसके साथ रीजन करें और सारा लॉजिक करें। फिर आप देखेंगे होगा ये कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, नेक्स्ट टाइम जब बच्चा आपके पास कोई मसला लेके आएगा या कोई इशू लेके आएगा ना, तो आहिस्ता आहिस्ता वो उसके साथ फिर उसका सोल्यूशन भी लेके आएगा। आप अपने बच्चे को इनकरेज करें कि वो देखे कि इसका रूट कॉज क्या है, और फिर उसके बाद उसको इंडल्ज करें, उसको अपने साथ एंगेज करें कि वो उस मसले का हल आपके साथ मिलके निकाले, ताकि उसको जिंदगी में इस चीज की आदत पड़े कि यार मैंने इस मसले को, या कोई भी जिंदगी का मसला है, कोई भी सिचुएशन है, उसको मैंने फेस करना है, उससे भागना नहीं है।
ये देखो, कमल ने बिल्कुल सही बात की है कि उसने ऐसे उसने नोटिस किया है कि माँ बाप जितने मर्जी लेक्चर दे लें, जितनी मर्जी सजाएं दे दें, बच्चे सीखते तब है जब वो खुद एक्सपीरियंस करते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि आप बच्चे को जो है ना हार्मलेस एक्सपीरियंसेस कर लेने दें। अब ये नहीं कि तौबा नौज़ आपका बच्चा जो है वो आग में कूदने जा रहा है तो आप उसे कूदने दें, नहीं। लेकिन जो हार्मलेस गलतियां हैं ना, जो हार्मलेस एक्सपीरियंसेस हैं, वो आप उसे कर लेने दें। आप उसे फेस कर लेने दें छोटी छोटी चीजों को, ताकि वो बड़ी बड़ी चीजों से महफूज रह सके। वैसे ये एक बात भी आप देखना कि बड़ी बड़ी ब्लंडर्स और बड़ी बड़ी गलतियां जो है ना, वो लोग करते हैं जिन्होंने छोटी छोटी गलतियां की नहीं होती और उनसे कुछ सीखा नहीं होता। तो नॉनदलेस, हमारा आधा घंटा मेरा ख्याल है पूरा हो गया आज का टाइम। तो आज का जो हमारा टेक ऑन लाइफ था, इसको हम रीग्रुप करते हैं, वाइंड अप करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोगों ने एक टिप शेयर की थी बालों के हवाले से। जो मर्द और खवातीन चाहते हैं कि 40 साल की उम्र तक पहुंचने में भी आपके बाल इतने सुंदर, खूबसूरत और ऐसी लटे रहें, वो ये करें कि हाँ, एक्सपीरियंस का मजा ही अलग है। तो आप ऐसा करें कि भाई मेथी का जो दाना होता है, मेथी के बीज, 100 ग्राम मेथी के बीज लेकर उनका पाउडर बना के 1 लीटर पानी में भिगो लें और उससे अपने सर को धोएं। आपके सर की खुश्की भी खत्म हो जाएगी और आपके बाल लंबे, घने और मजबूत हो जाएंगे। और जो हमारा आज का डिस्कशन का टॉपिक था वो ये था कि जब भी कोई भी, स्पेशली बच्चे छोटे जो एडोलेसेंस में दाखिल हो रहे थे, आपके पास आपकी नज़रों में उनकी कोई गलती, कोई मिस्टेक या कोई ऐसी सिचुएशन आती है जो कि आपको लगता है कि सही नहीं है, तो बजाय उनके ऊपर चढ़ाई कर देने के, एग्रेसिव होने के, डांटने के, उनको ब्लेम करने के या उनको दिखाने के कि भाई मैं सही था और तुम गलत थे, बेहतर ये है कि आप उनको इंडल्ज करें और कोशिश करें कि वो उस चीज को समझे कि यार आखिर इसमें गलती क्या थी। तो ऑलवेज रिस्पॉन्ड, डोंट रिएक्ट। आतिफ भाई ने बड़ा प्यारा जुमला यूज किया था कि वी नीड टू रिस्पॉन्ड, नॉट रिएक्ट। तो ये था हमारा आज का टेक ऑन लाइफ। थैंक यू वेरी मच। आधा पौना घंटा कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। तो इंशाल्लाह ताला रमजान का हेयर ऑयल में भी मेथी दाना डालने से बिल्कुल स्ट्रांग होता है। अच्छा जी, मेरी सिस्टर फौला ने हमें एक और इसका कैवियाट दिया है कि यही मेथी का दाना या मेथी के बीज जो है, इसको अगर आप हेयर ऑयल में भी डाल के इस्तेमाल कर लें तो उसका इफेक्ट भी वही आता है। कमल पूछ रही है कि बच्चे कहाँ है, बैकग्राउंड में कहाँ है। यार वो आज मेरे ख्याल है सोते रहते सारा दिन और तो बस चिल कर रहे हैं अंदर। जीनत मेरे ख्याल है खाना वाना पका रही होगी और बच्चे अंदर अपना आईपैड पे और चिल में उस पे यशी कर रहे हैं। तो ठीक है भाई, अगला जुमा जो है वो इंशाल्लाह ताला मेरे ख्याल है नेक्स्ट सैटरडे चांद रात होगी। तो नेक्स्ट सैटरडे चूंकि वो शैतान खुल चुका होगा, बाहर आ चुका होगा, रमजान खत्म हो चुका होगा, तो जो हमारी सियासी और समाजी और वो जो कदरें थी वो थोड़ी लूज हो चुकी होंगी। तो फिर खुल के किसी फन वाले टॉपिक पे बात करेंगे, ताकि ऐसा कोई टॉपिक हो जिससे मतलब खदशा ना हो कि रमजान का तकद्दुस पामाल हो सकता है। तो खुल के फिर गपशप करेंगे अगले वीक इंशाल्लाह। फिर अब आप लोगों से चांद रात वाले दिन मुलाकात होगी। टेक इट इजी एपिसोड 5 के बाद। तो आपका होस्ट जुनेद अहमद दुरानी, टेक ऑन लाइफ एपिसोड 5 इंशाल्लाह। फी अमानुल्लाह, सी यू नेक्स्ट सैटरडे। अल्लाह।